जिस कदर 90s के दौरान मिस इंडिया, मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड ने इंडिया की विमेन को एम्पावर करा, शायद ही किसी और प्लेटफॉर्म ने करा होगा। Miss India. Miss India, you are the new Miss Universe. India. इन पैजेंट्स की वजह से जो लड़कियां आम जिंदगी जी रही थीं, वो रातों रात बहुत बड़ी हस्तियां बन गई। ऐश्वर्या राय से लेकर प्रियंका चोपड़ा तक ब्यूटी पैजेंट जीतने को अपनी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट मानती हैं। लारा दत्ता जो 2000 में मिस यूनिवर्स जीती थी, उनका कहना है कि एक भी दिन ऐसा नहीं जाता कि वो भूली हो कि वो मिस यूनिवर्स हैं। मगर इन सारे लोगों का जितना काम, कंटेंट और पॉइज चेहरा लोगों को स्टेज पर दिखता है, उस टाइटल को पाने की ऑब्सेशन उन चेहरों के पीछे उमड़ रही होती है। Title to me is very, very, very important because for as long as I remember, I've always dreamt of winning this title. I'm not nervous, but I will be shattered if I don't make it. और ये ऑब्सेशन कब इन कंटेस्टेंट्स के लिए, इन ब्यूटी पैजेंट में जाने वाली उन एस्पायरिंग लड़कियों के लिए और इस पूरे देश के लिए हॉन्टिंग बन जाती हैं, खौफनाक बन जाती हैं, ये उन्हें मालूम भी नहीं पड़ता। I think I deserve to be there. I think I deserved it. This is not fair. I mean, I deserved it. I had to be there. एंड भले ही ये लड़कियां अपनी जी जान लगा देती हैं इन पैजेंट्स में कामयाबी पाने के लिए, इनके पीछे की सच्चाई इन्हें बहुत बाद में पता चलती है। It's still really scary for me to talk about all of this because these are things that you kind of don't tell anyone. I love a good ass. I do. This is a matter of life and death. श्रेया राव मिस इंडिया 2018 की सेकंड रनर अप थी। भले ही वो कॉन्टेस्ट नहीं जीती, सेकंड रनर अप रही, लेकिन ना उनको ना उनके माँ बाप को ये लगता कि वो ऑडिशंस भी क्लियर कर पाएंगी। ना उन्हें मेकअप करना आता था, ना रैंप वॉक करनी आती थी। देयर वाज नथिंग गर्ली अबाउट हर। इनफैक्ट उनके पेरेंट्स तो डर रहे थे अपनी बेटी को इस प्रोफेशन में मौका देने से। लेकिन जैसे ही उन्होंने श्रेया के ऑडिशंस देखे, उनके ख्याल बदलते चले गए। श्रेया के पेरेंट्स दंग रह गए क्योंकि पेजेंट से पहले तो उनकी बेटी एक इंट्रोवर्ट थी, लेकिन पैजेंट की तैयारी में उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। एंड ये कहानी सिर्फ श्रेया की नहीं है, ऐसे पैजेंट्स में पार्ट लेने की एस्पिरेशन रखने वाली उन हजारों लाखों लड़कियों की भी है। इंडिया से पहला इंटरनेशनल पैजेंट का खिताब जीता था रीता फारिया ने 1966 में, जब उन्हें सम्मानित किया गया था मिस वर्ल्ड के टाइटल से। लेकिन इंडिया में इन पैजेंट्स की शुरुआत, पॉपुलराइज होना हुआ 1994 में, जब मिस यूनिवर्स बनी सुष्मिता सेन और मिस वर्ल्ड बनी ऐश्वर्या राय। एंड वैसे तो हमारा देश ऐसे कॉम्पिटिशंस में पहले अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं करता था, लेकिन 1991 में देश में जब लिबरलाइजेशन के रिफॉर्म्स आए, तो इंडिया को, इंडियंस को बाहर की दुनिया थोड़ी बेहतर दिखने लगी और वहां खुद को रिप्रेजेंट होते हुए देखने का मौका भी दिखने लगा, जिसमें एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म दिया इन ब्यूटी पैजेंट्स ने। ऐश्वर्या राय के साथ साथ सुष्मिता सेन, डायना हेडन, युक्ति मुखी, प्रियंका चोपड़ा, लारा दत्ता, 6 साल में 6 यंग इंडियन विमेन ने इंडिया का नाम एक इंटरनेशनल स्टेज पर रोशन करा। इंडिया के लिए इन पैजेंट्स में डोमिनेशन इतनी बढ़ गई कि इंडिया के इन यंग कंटेस्टेंट्स ने वेनेजुएला की सालों से चली आई डोमिनेशन को तबाह कर दिया। और इतनी सारी जीत के बाद इंडिया के लोगों को एक हल्का सा विश्वास होने लगा कि अपने घर की बेटियों को आगे एक इंटरनेशनल मंच पर पहुंचाना है, तो उसको एक बहुत बड़ा जरिया है ऐसे इंटरनेशनल ब्यूटी पैजेंट्स का मंच। For a country like India, because it's a very new feeling to have winners, a new feeling of pride in our women, it's still big. क्योंकि सिर्फ एक इंटरनेशनल लेवल पर खिताब जीतना इनकी अचीवमेंट नहीं थी, इन सारी लड़कियों को ये टाइटल जीतने के बाद बॉलीवुड में बहुत आसानी से काम मिलने लगा। 1993 से लेकर साल 2000 तक में मिस इंडिया के लिए अप्लाई करने वाली लड़कियों की संख्या 1000 से बढ़कर 6500 हो गई। इन्हीं कारणों की वजह से 1996 में मिस वर्ल्ड होस्ट करने की अपॉर्चुनिटी इंडिया के पास आई। तब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अमिताभ बच्चन की कंपनी ABCL ने उठाई। लेकिन जल्द ही इस जिम्मेदारी के चक्कर में बहुत प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए। समाज के अलग अलग लोग अपने अलग अलग रीजंस के साथ इन कॉन्टेस्ट के खिलाफ खड़े हो गए। फेमिनिस्ट का कहना था कि ऐसे कॉन्टेस्ट पैजेंट्स विमेन को डिग्रेड करते हैं, डिमोनाइज करते हैं, ऑब्जेक्टिफाई करते हैं। In our point of view, we feel this type of contests make women a saleable commodity. The major intention behind it is a commodification of women. हिंदू नेशनलिस्ट का कहना था कि वेस्टर्न आइडियोलॉजीज को जबरदस्ती इंडियन कल्चर में घुसाया जा रहा है, उकसाया जाता है, बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट दे करके उनको ललचाया जाता है, और जब किसी को ललचाया जाएगा, उकसाया जाएगा,
तो स्वाभाविक बात नहीं हुई। विमेन ग्रुप जैसे महिला जागरण समिति, महिला जागृति, विमोचना का समझना था कि इससे वुमेन का कमोडिफिकेशन होता है। इतना बैकलैश हुआ, एबीसीएल को भारी लॉस झेलना पड़ा और फिर मिस वर्ल्ड इंडिया में कभी होस्ट ही नहीं करा गया अंटिल दिस ईयर इन मार्च 2024, जब फाइनली 27 साल के बाद इंडिया में कंपटीशन होस्ट हुआ। और देखते ही देखते धीरे धीरे इंडिया में सिर्फ नेशनल लेवल पर नहीं, लोकल, स्टेट, सिटी लेवल पर ब्यूटी पैजेंट ऑर्गेनाइज होना शुरू हो गए। ये ब्यूटी पैजेंट्स अक्सर न्यूबीज को ट्रेन करने का प्लेटफॉर्म देते हैं और इसी के जरिए जोनल लेवल पर कंटेस्टेंट परफॉर्म करते हैं, जिससे क्वालिफाई होकर वो फेमिना मिस इंडिया, मिस डीवा और मिस इंडिया अर्थ जैसे नेशनल लेवल के पैजेंट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिसके विनर्स फिर मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, मिस इंटरनेशनल और मिस अर्थ जैसे इंटरनेशनल पैजेंट्स में इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन इन पैजेंट्स की पॉपुलैरिटी, प्रेवलेंस इतनी ज्यादा बढ़ गई, इतने डीप रूटेड लेवल पर पहुंच गई कि सोसाइटी के बाकी सेक्शन जो अंडर रिप्रेजेंटेड रहते हैं, उन्होंने तक अपने लिए ब्यूटी पैजेंट्स होल्ड करना शुरू कर दिया। जैसे मिस्टर एंड मिस व्हीलचेयर इंडिया, ट्रांस क्वीन कॉन्टेस्ट, मिस एंड मिसेस कर्वी क्वीन, मिसेस इंडिया। लेकिन जितना ज्यादा इन ब्यूटी पैजेंट्स को जीतने के बाद नाम होता है, पॉपुलैरिटी आती है, पैसा मिलता है, एंडोर्समेंट्स मिलते हैं, कई महीनों में उस प्राइज से, उस विनिंग से ज्यादा की कॉस्ट इन कंटेस्टेंट्स को चुकानी पड़ती है। Physical fine, mental stress is so much. It's tough job. It's tough. तुम्हें जानकर शायद अचंभा ना हो कि मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स जैसे पैजेंट्स के विनर्स पैदा नहीं होते, उन्हें बनाया जाता है। जैसे कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट करने से पहले अक्सर इन सारे पार्टिसिपेंट्स को एक ग्रूमिंग प्रोग्राम से गुजरना होता है। बड़े लेवल पर ट्रेन होते समय इन पार्टिसिपेंट्स को एक लग्जरी होटल में रुकाया जाता है और वहीं इनकी ट्रेनिंग होती है। 20 other girls who ended up going for the pageant. We got to stay together in a hotel in Mumbai and we had a bunch of different sessions that we did together. अक्सर ऐसे में 30-40 दिन की होती है ट्रेनिंग और हर छोटी से बड़ी चीज पर पार्टिसिपेंट्स को ट्रेन करा जाता है। We've always had very beautiful women, but they haven't had the grooming. शुरुआत होती है फिजिकल फिटनेस से। सुबह की रनिंग से लेकर दोपहर के जिम सेशंस तक, सिर्फ डाइट रेजिमेंट का खाना खाने से लेकर नो अल्कोहल, नो स्मोकिंग, हर एक चीज को मॉनिटर करा जाता है। एंड कन्वेंशनल ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग सारे पार्टिसिपेंट्स को एक स्लिम बॉडी में ट्रांसफॉर्म करा जाता है। साथ ही में उनकी स्टेज प्रेजेंस इंप्रूव करी जाती है, रैंप वॉक ट्रेनिंग, पोस्चर करेक्शन, फेशियल एक्सप्रेशंस, पोजिंग टेक्निक, हर एक चीज बताई जाती है और अच्छे से सिखाई जाती है। You have to create your presence. So if you can walk into a room holding your own and have heads turned to look at you, you've achieved. So I think that's what they're really looking at, the confidence that comes with the walk. तापसी पन्नू जो आज बॉलीवुड में एक्टर है, पर अपनी पैजेंट की ट्रेनिंग के दौरान उन्हें कैसे 4 अलग-अलग तरीकों से स्माइल करना सिखाया गया था, ये तक बताया है। पता नहीं, कुछ 3-4 स्टेजेस होती हैं स्माइल की। तो पहले गम्स नहीं दिखने चाहिए। पार्टिसिपेंट्स की ओवरऑल पर्सनालिटी को इंप्रूव करने के लिए उनके डिक्शन को सुधारा जाता है। वर्ड्स की आर्टिकुलेशन, प्रोनाउंसिएशन, डायलेक्ट, वोकैबुलरी सब उन 40 दिनों में सुधारी जाती है, ट्रांसफॉर्म करी जाती है, ताकि वो इंटरव्यू राउंड के लिए अच्छे से प्रिपेयर्ड हो। If they go through that, they will realize that looking beautiful is no easy job. ट्रेनिंग के 40 दिन के दौरान सारे कंटेस्टेंट्स को अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, कोई जॉब या कोई भी और रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, सबसे रोक दिया जाता है। अभी तक तुम्हें भी मेरी तरह शायद लग रहा हो कि ये तो बहुत नॉर्मल सी चीजें हैं, किसी भी कंपटीशन की प्रिपरेशन के लिए आपको इतनी मेहनत तो करनी ही होगी, लेकिन चीजें खराब तब होती हैं जब इस सारी ट्रेनिंग, लिमिटेशन, रेजिमेंट के बाद भी कोई कंटेस्टेंट उस कन्वेंशनल बॉडी और ब्यूटी के स्टैंडर्ड में फिट ना हो। क्योंकि असलियत ये है कि ब्यूटी पैजेंट सिर्फ एक वुमेन एम्पावरमेंट का, ब्यूटी को सेलिब्रेट करने का प्लेटफॉर्म नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा ब्यूटी और ग्लैमर का बिजनेस है। क्योंकि जब इस वीडियो की रिसर्च करते हुए और कंटेस्टेंट्स की जर्नी इन डेप्थ जानी, तो पता चला इनमें से काफी कंटेस्टेंट्स की अपने खाने और पानी के साथ एक टॉक्सिक रिलेशनशिप बन जाती है। Yeah, and till today, I feel like I have a very toxic relationship with food and exercise. यूके बेस्ड एक मेडिकल सर्विसेज कंपनी ने मिस यूनिवर्स पैजेंट पर एक स्टडी कंडक्ट करी, जहां पर पहले के कंटेस्टेंट जो इन पैजेंट्स में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, उनकी बीएमआई को कंपेयर करा गया नॉर्मल लोगों से। तो पता चला जहां एवरेज लोगों का बीएमआई थोड़ा ओवरवेट कैटेगरी की तरफ जा रहा था, इन ब्यूटी पैजेंट्स में पार्टिसिपेट करने वाले लोगों का एवरेज बीएमआई गिरता ही जा रहा था। अब हाँ, बीएमआई एक परफेक्ट मेट्रिक नहीं है, लेकिन सच ये भी है कि पैजेंट से पार्टिसिपेट करने वाले बहुत सारे कंटेस्टेंट्स ने अपने आप को बॉडी डिस्मॉर्फिया, एनेक्सिया और ईटिंग डिसऑर्डर से सफर करने की रिपोर्टें की हैं। स्टडीज में पाया गया है कि वो वुमेन जो इन ब्यूटी पैजेंट्स में पार्टिसिपेट करती हैं, उनका अपना बॉडी से डिससैटिस्फैक्शन नॉन पार्टिसिपेंट से कई गुना ज्यादा होता है। अब इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण यह है कि ब्यूटी पैजेंट्स के एक सेट फिजिकल ब्यूटी के स्टैंडर्ड्स होते हैं, जिनकी बेसिस पर सारे पार्टिसिपेंट्स को जज करा जाता है। Pageants do not give self-confidence. They give body dysmorphia and eating disorders. इसमें थोड़ी डिस्टर्बिंग बात यह है कि जो कॉम्पिटिशंस
फीमेल्स के लिए होते हैं, जिसमें लड़कियां पार्टिसिपेट करती हैं, उन्हें जज करा जाता है आदमियों के द्वारा। These contests are designed for the male gaze. Some of them have Stone Age conditions. जैसे एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल राउंड जो लगभग हर ब्यूटी पैजेंट में कराया जाता है, वो है स्विम सूट राउंड। स्विम सूट राउंड के दौरान कंटेस्टेंट्स को अपने आप को टाइट स्विम सूट्स में जजेस के सामने प्रेजेंट करना होता है, और अक्सर यहाँ ये लड़कियां सिर्फ ऑब्जेक्टिफिकेशन का, सेक्सुअलाइजेशन का शिकार बनती हैं। उनके बॉडी, स्माइल, हेयर, फिजिकल एसेट्स, पॉइज, कॉन्फिडेंस सब जज करे जाते हैं। अब इस राउंड की सिवियरिटी जो लोग ये पैजेंट्स देख रहे हैं, अपने आप को कंपेयर करके उनसे डीमोनाइज होके तो फेस करते ही हैं, पर कंटेस्टेंट्स को भी इस जजमेंट और इनसिक्योरिटी की वजह से आगे फ्यूचर में प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि ऐसे राउंड जैसे कॉम्पिटिशंस की वजह से अपनी खुद की बॉडी को लेकर बहुत सारी इनसिक्योरिटीज इन कंटेस्टेंट्स के मन में डाल दी जाती है, एंड फिर इन्हीं इनसिक्योरिटी से लड़ने के लिए ये कंटेस्टेंट्स प्लास्टिक सर्जरी का सहारा लेते हैं। They look for redoing their nose, their lips, lip augmentation, or just giving that little extra pout. Or they want to do the breast augmentation. क्योंकि मुझे भी ये जानकर बहुत शौक हुआ था कि ब्यूटी पैजेंट्स की स्पेस में प्लास्टिक सर्जरी बहुत कॉमन चीज है। अब कोई ब्यूटी पैजेंट इसको आउटराइटली प्रमोट नहीं करता, पर कोई साफ मना भी नहीं करता। भले ही पैजेंट्स आके बोले कि आपका प्रेजेंटेशन, कॉन्फिडेंस, रैंप वॉक मेजर एस्पेक्ट होते हैं जिसकी बेसिस पर आपको जज करा जाता है, लेकिन इन सबसे बड़ा और इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपकी फिजिकल अपीयरेंस। इसीलिए जब कॉम्पिटिशंस हाई स्टेक्स के होते हैं, तब ये इंस्टीट्यूट्स प्लास्टिक सर्जरी अपने कंटेस्टेंट्स के लिए खुद रेकमेंड और फाइनेंस तक करते हैं। जैसे दांतों की बात करें, जो इनकी स्माइल के लिए बहुत जरूरी होते हैं, तो कंटेस्टेंट्स के वीनर्स लगाए जाते हैं। लेकिन ये डेंटल प्रोसीजर भी बहुत कॉस्टली होता है, पर जब कॉम्पिटिशंस ऊंचे लेवल के होते हैं, हाई स्टेक्स के होते हैं, तो इनके एक्सपेंसेस वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स कवर तो कर देते हैं, लेकिन कई बार इन कॉम्पिटिशंस तक पहुंचने तक ही ये सर्जरीज एस्पिरेशनल कंटेस्टेंट्स को खुद से करानी पड़ती हैं। मगर ये कॉस्मेटिक सर्जरीज कोई इकलौता फाइनेंशियल बर्डन नहीं है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में एंटर होने की शुरुआत से ही बहुत बड़ी बड़ी फाइनेंशियल कॉस्ट इन लड़कियों को बेयर करनी पड़ती है। जहां इनिशियल ऑडिशंस के राउंड्स की कॉस्ट 2 से 3 हजार तक होती है, तो वहीं उन्हें क्लियर कर जाने के बाद ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सीधे 2 से 3 लाख रुपए इन कंटेस्टेंट से चार्ज करते हैं। और इस सब के बाद भी इन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में कंटेस्टेंट्स को एनकरेज करा जाता है उनके स्पॉन्सर्ड ब्रांड्स की स्पॉन्सर्ड किट्स लेने के लिए, एंड अक्सर इन कॉम्पिटिशंस में घुसने की महंगी कॉस्ट, इन हिडन खर्चों की वजह से, कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स की वजह से, और ऐसी ना जाने कितनी सारी चीजों के लिए इन ब्यूटी पैजेंट्स के एजेंडा को, इनके कॉज को ही क्वेश्चन करा जाता है। ये तो चलो फिर भी वो पैजेंट्स हैं जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर रिकॉग्नाइज्ड हैं, पर इंडिया में ऐसे बहुत सारे पैजेंट्स होते हैं जो फर्जी निकलते हैं या उनके नाम पर स्कैम्स करे जाते हैं। जैसे ये फॉरएवर स्टार अवार्ड्स, ये तरह तरह के पेजेंट्स, फॉरएवर मिस इंडिया, फॉरएवर मिसेस इंडिया, फॉरएवर मिस टीन इंडिया, फॉरएवर सुपर हीरोज अवार्ड, सुपर वुमेन अवार्ड, मिस यूनिवर्स, लेकिन या तो ये सारे टाइटल्स रिग्ड होते हैं, फेक होते हैं, या इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं होती। ये इवेंट्स मासूम एस्पायरिंग कंटेस्टेंट से 5-6 हजार रुपए सिर्फ रजिस्ट्रेशन फीस में लेते हैं। नाम के लिए ये वीडियो कॉल पर कंटेस्टेंट्स को ट्रेन कराते हैं, और ऑनलाइन ही ये पैजेंट्स के कॉन्टेस्ट भी हो जाते हैं। एंड अक्सर ये कॉन्टेस्ट रिग्ड होते हैं, इनके नाम पर स्कैम होते हैं। अगर कोई भी पैसे दे सकता है तो उसको ये ऑर्गेनाइजेशंस विनर घोषित कर देते हैं। जैसे इस क्लिप में दिखाया ये कि कैसे करीब 45,000 रुपए में एक कंटेस्टेंट को टाइटल दे दिया जाएगा। So you need to pay the first EMI, which is 20,000 by today itself, and rest of that you can set the date according. Okay, so what's the title that I'm getting? See, right now you are in top 3, but I can 100% assure you, once you follow your round 2 and round 3, you will be definitely coming as a winner. ऐसे एक नहीं 100 से भी ज्यादा पेजेंट्स इंडिया में चल रहे हैं जो ये विश्वास दिलाते हैं कि वो नेशनल लेवल पर होने वाले पेजेंट्स जैसे मिस इंडिया के लिए आपकी ट्रेनिंग करवाएंगे, लेकिन असलियत में पैसे लूटने का काम करते हैं ट्रेनिंग देने के नाम पर। एंड ये सारी चीजें देखकर सवाल उठता है कि क्या इनका पर्पस वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन को एक प्लेटफॉर्म देने का है, या फिर कुछ और। प्रियंका चोपड़ा के 17 साल बाद जाकर मानुषी छिल्लर ने 2017 में मिस वर्ल्ड का खिताब वापस इंडिया के लिए जीता। लारा दत्ता के 21 साल बाद जाकर हरनाज संधू ने 2021 में मिस यूनिवर्स का खिताब वापस इंडिया के लिए जीता। लेकिन जहां एक तरफ इन जीत के जश्न तो मनाए जाते हैं, लेकिन वापस इन पैजेंट्स और कंपटीशन के हिडन एजेंडा पर भी सवाल खड़े होने लगे। जैसे कि क्यों सिर्फ 1990s में ही इंडियन वुमेन को इन स्टेज पर रिप्रेजेंटेशन ज्यादा देखने को मिला, या फिर 6 साल लगातार खिताब जीतने के बाद इंडिया को इतना लंबा समय क्यों लगा अपना अगला खिताब जीतने में। इसके पीछे का सच जानने के लिए तुम्हें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। 1990s के दौरान जब इंडिया ने ये लगातार 6 खिताब जीते, तब ये भी देखने को मिला कि सिर्फ इन 6 सालों में इंडिया के अंदर ये पर्सनल ब्यूटी केयर वाले प्रोडक्ट सेगमेंट में
25% का ग्रोथ देखने को मिला। इनफैक्ट 2019 में जब मिस इंडिया के 30 कंटेस्टेंट्स की फोटो साथ में पब्लिश करी गई तो एक डिबेट भी शुरू हुई। डिबेट ये कि सारी कंटेस्टेंट्स इंडिया से आते हुए भी एक जैसी ही क्यों दिख रही हैं, लंबी, गोरी और पतली। एंड इन ब्यूटी पैजेंट की जब इंटेंशन दिखाई जाती है कि ये विमेन एम्पावरमेंट का, विमेन रिप्रेजेंटेशन का एक प्लेटफॉर्म है, और इन्हीं प्लेटफॉर्म में प्लास्टिक सर्जरी से आई बॉडी डिस्मॉर्फिया से लेकर स्विम सूट राउंड के ऑब्जेक्टिफिकेशन तक हर स्टेप पर लड़कियों को खुद की अपीयरेंस और एबिलिटीज को लेकर क्रिटिसाइज करा जाता है। देयर इज अ होल एक्सप्लॉइटेटिव साइड ऑफ ब्यूटी पैजेंट जिनके बारे में लोग बात नहीं करते हैं। जैसे 4 साल पहले 2020 में एक किस्सा सामने आया था जहां IMG वेंचर्स नाम से एक इवेंट ऑर्गेनाइजेशन कंपनी ने मिस्टर एंड मिस एशिया 2020 ग्लैमर पैजेंट ऑर्गेनाइज किया था। इस कॉन्टेस्ट के लिए बड़े बड़े सेलिब्रिटीज जैसे उर्वशी रौटेला, रणविजय सिंह, मोनी रॉय ने आगे आकर इवेंट को प्रमोट तक करा, नए लोगों को एनकरेज करा इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। लेकिन इवेंट खत्म होने के कुछ ही समय बाद ये पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन कंपनी का ओनर सनी वर्मा लड़कियों को मॉडलिंग अपॉर्चुनिटी और पेजेंट अपॉर्चुनिटीज के नाम पर सेक्सुअली असॉल्ट करता था। कुछ ऐसा ही सनी ने 2019 में भी किया था जब एक एक्सपायरिंग मॉडल को उसने गुड़गांव के एक होटल में बुलाया वर्क अपॉर्चुनिटीज डिस्कस करने के लिए। लेकिन जब वो लड़की वहां पहुंची तो उसको 2 लोगों ने मिलकर मोलेस्ट किया। अक्सर इन प्लेटफॉर्म्स और सोशल मीडिया पर इन पैजेंट्स के पार्टिसिपेंट्स और विनर चेंज, इंक्लूसिविटी, इंडिविजुअलिटी की बात करते हैं। एंड अक्सर ये सच भी होता है, लेकिन ये इंडिविजुअलिटी और चेंज इन पैजेंट्स के होस्ट और ऑर्गेनाइजर खुद रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। जैसे 2015 में मिस यूनिवर्स का पैजेंट हेडलाइंस में आया, लेकिन गलत वजह से, जब होस्ट स्टीव हार्वी ने लाइव टेलीकास्ट पर गलत पार्टिसिपेंट को विनर घोषित कर दिया था। इसके अगेंस्ट लोगों ने बोला कि हार्वी एक सुंदर लड़की को दूसरी सुंदर लड़की से डिस्टिंग्विश भी नहीं कर पाए। एंड इट शोज कि विमेन इस प्लेटफॉर्म पर इंडिविजुअल्स नहीं बल्कि सिर्फ एक अननेम्ड ऑब्जेक्ट है। एंड लड़कियों के इंटरचेंजेबल होने का डिस्प्ले ये दर्शाता है कि उन्हें एम्पावर नहीं किया जा रहा, प्लेटफॉर्म नहीं दिया जा रहा, बस कमरे में सबसे ज्यादा चमकता ऑब्जेक्ट बनाया जा रहा है। और इसके लिए सबसे बड़ा कारण माना जाता है इन पैजेंट्स को ऑर्गेनाइज करने वाले, इनको स्पॉन्सर करने वाले ब्रांड्स और स्पॉन्सर्स। Because there's money to be made, the beauty pageant industry is worth $5 billion. Most contests are sponsored by cosmetic companies. That's another $300 billion. क्योंकि अक्सर ये बिजनेसेस और ब्रांड्स इन ब्यूटी पैजेंट्स को लेवरेज करते हैं एक्सपोजर के लिए। क्योंकि इंडिया में 1991 में जब लिबरलाइजेशन आया तो ग्लोबल पर्सनल केयर ब्रांड्स की नजर इंडिया के उभरते हुए मार्केट्स पर पड़ी। फेयर एंड लवली जैसे स्किन व्हाइटनिंग वाले प्रोडक्ट्स उसी दौरान इंडिया में पॉपुलराइज होने शुरू हुए, जहां पैजेंट विनर्स को एक अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स देकर ब्रांड्स को प्रमोट करा जाता था। Just look at the Miss Universe winners since the year 2000. Only 6 of them were from so-called first world countries. The rest came from the developing world. And do not mistake this for a diversity push. It was all about expanding to new markets, about selling the pageant dream to more people. जैसे फिलिपिनो में एक क्वांटिटेटिव रिसर्च हुई थी कि कैसे वहां के कंज्यूमर्स के लिए ब्यूटी पैजेंट स्पॉन्सरशिप्स ब्रांड एक्सपोजर और ब्रांड इक्विटी पर इंपैक्ट डालती है। इस रिसर्च में ये देखा गया कि ब्रांड्स जो स्पॉन्सर करती हैं इवेंट्स को, इवेंट्स के बाद उनकी रिकॉल वैल्यू सिग्निफिकेंटली 93% पर पहुंच जाती है। ओवरऑल फाइंडिंग में ये पता चला कि ये पैजेंट को स्पॉन्सर करना इन ब्रांड्स की रेलेवेंस के लिए, मार्केटिंग एक्सपोजर के लिए एक बहुत लाजवाब तरीका है। ट्रेनिंग के दौरान भी इन ब्रांड्स के टाई अप्स होते हैं इंस्टीट्यूशंस के साथ, जिनके प्रोडक्ट्स फिर कंटेस्टेंट से खरीदवाए जाते हैं। और इसी वजह से काफी बार इन पैजेंट्स के रिग्ड होने के एलिगेशन भी लगाए गए हैं। जैसे 2024 में भी सुश्री एस, जो कि स्टेट डायरेक्टर है मिस यूनिवर्स इंडिया ओडिशा की, उन्हें अक्यूज करा गया विनिंग कंटेस्टेंट्स को फेवर करने के लिए और रिजल्ट ऑल्टर करने के लिए। एंड एक और एस्पेक्ट जिसकी वजह से सवाल खड़े होते हैं इन पैजेंट्स पर, वो है इंक्लूसिविटी। क्योंकि ज्यादातर ब्यूटी पैजेंट जैसे मिस इंडिया में पार्टिसिपेट करने वाली लड़कियों की एज 18 से 25 और मिनिमम हाइट सिर्फ 5 फुट 3 होती है। तो फिर क्यों इन पैजेंट्स को बोला जाता है एक प्लेटफॉर्म जो विमेन एम्पावरमेंट के लिए और विमेन रिप्रेजेंटेशन के लिए खड़े होते हैं? और बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि भले ही ये 5 फुट 3 इंच से छोटी लड़कियों को इंक्लूड ना करें, पर बच्चों के लिए ब्यूटी पैजेंट्स में हर तरीके के बच्चे को इंक्लूड करा जाता है। एंड इसमें पेरेंट्स भी पीछे नहीं रहते। जैसे ब्यूटी पैजेंट के नाम पर एक 8 साल की लड़की पर उसकी मां ने बोटॉक्स इंजेक्शन और वैक्सिंग करी, पर क्योंकि ये इंडस्ट्री इन ब्रांड्स के लिए बहुत प्रॉफिटेबल है तो ये सब करा जाता है। मगर इतना प्रॉफिटेबल, इतना पॉपुलर होने के बाद भी अचानक कैसे पिछले कुछ सालों में इन पैजेंट्स की पॉपुलैरिटी खुद खत्म होने लगी। इतना कि जहां एक समय पर पूरा देश मिस वर्ल्ड जैसे कॉन्टेस्ट टीवी पर देखा करता था, वहीं अब जब 28 साल बाद जाकर इंडिया ने खिताब भी जीता है तो मुश्किल ही किसी को इसकी कानो कान खबर हुई है। पिछले कुछ सालों में ये बहुत एविडेंट है कि ब्यूटी पैजेंट जैसे कॉन्टेस्ट की पॉपुलैरिटी आम जनता में बहुत गिर चुकी है। और इसका बहुत बड़ा कारण है ऐसे टाइटल्स की अहमियत और इसके साथ बनने वाले करियर की लॉन्जेविटी। जो कॉन्टेस्टेंट्स कंपटीशन से पहले बहुत एक्साइटेड रहते थे, हार जाने के बाद वो खुद ही कहते मिल जाते हैं कि इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वैसे भी कौन ही आजकल याद रखता है 4 साल बाद कि कोई मिस वर्ल्ड बनी थी या मिस इंडिया। It has not affected me even a bit.
Next year there'll be another Miss India. Next year there'll be another Miss India. You know. Now who remembers 4 years back Miss India? People are always looking forward to see another girl. इवन दो हम कह सकते हैं कि ये स्टेटमेंट खुद को कंसोल करने के लिए दी जाती है, पर इसमें एक बहुत बड़ा सच है, क्योंकि अगर तुम इन पेजेंट्स विनर्स की लॉन्जेविटी को भी देखो तो प्रियंका चोपड़ा अकेली ऐसी कंटेस्टेंट विनर है जो अलग हाइट्स पर पहुंच पाई। इसके अलावा ऐश्वर्या राय को भी बॉलीवुड में ब्रेक थ्रू सलमान खान के साथ मूवी हम दिल दे चुके सनम में मिला था। सुष्मिता सेन, लारा दत्ता जैसे पब्लिक की नजर में तो आई, लेकिन पिछले बहुत समय से इररिलेवेंट, और युक्ति मुखी का करियर तो अभी उठ ही नहीं पाया है। मानुषी चिल्लर को भी 7 साल हो गए वो टाइटल जीते हुए, पर अभी भी वो बॉलीवुड में अपनी जगह नहीं बना पाई है। एंड अब के समय में तो ब्यूटी क्वीन होना, पेजेंट जीतना हार्डली कोई गारंटी है कि तुम्हें बॉलीवुड में या किसी OTT पर भी बुलाया जाएगा। एंड 10 साल पहले जो इंक्लूसिविटी, एम्पावरमेंट, सोशल वर्क की अपॉर्चुनिटी ब्यूटी पेजेंट्स के थ्रू मिलती थी, वो अब सोशल मीडिया से मिलना और आसान हो गया। अब अनफॉर्चुनेट चीज तो ये रही है कि 30 साल तक इस देश में विमेन को एम्पावर करने के नाम पर ना सिर्फ उन्हें इनसिक्योरिटीज बेची गई, बल्कि उस एम्पावरमेंट के नाम पर ब्यूटी पेजेंट्स ने, उन ब्रांड्स ने उन विमेन को एक्सप्लॉइट कर सिर्फ बिजनेस किया। भले ही इन कॉन्टेस्ट की तैयारी में इन पार्टिसिपेंट्स को अपनी पर्सनालिटी पर, अपने कॉन्फिडेंस पर काम करने का मौका मिलता है, बट इस वीडियो को खत्म करते करते आई थिंक तुम्हें भी अंदाजा हो गया होगा कि उस पर्सनालिटी डेवलपमेंट का कॉस्ट इन कंटेस्टेंट्स को बेयर करना पड़ता है, वेदर इट इज फाइनेंशियल, मेंटल और इमोशनल, वो बहुत हाई होता है। एंड यंगस्टर्स पर जो इन पेजेंट्स को देखकर इंस्पायर होते हैं, एंड हो सकता है हल्के रिप्रेजेंटेशन से वो खुश भी हुए, और अपने आप को कंपेयर करते हुए जो अनरियलिस्टिक बॉडी स्टैंड और इनसिक्योरिटीज उन्हें पाल ली है, उसका भुगतान उन्हें जिंदगी भर करना पड़ेगा। एंड कई मायनों में मैं थोड़ा खुश भी हूं कि ऐसे कॉम्पिटिशंस, ऐसे पेजेंट्स की रेलेवेंस और पॉपुलैरिटी हमारे समाज में खत्म हो रही है। अब तुम मुझे बताओ कमेंट्स में कि तुम्हारा इन ब्यूटी पेजेंट्स के बारे में क्या ख्याल है। क्या तुमने कभी सोचा इनमें पार्टिसिपेट करने के बारे में, इनको टीवी पर कंज्यूम करा हो, या तुम्हें पता भी है कि मिस इंडिया इस साल की, पिछले साल की कौन थी? मुझे कमेंट्स में बताओ। अगर तुम यहाँ तक आए हो तो यूट्यूब कर, कहते हैं कि तुम्हें ये वीडियो और पसंद आएगी। इनफैक्ट यहाँ पर ऐसी एक डीप डाइव की पूरी प्लेलिस्ट है, तो इसको चेकआउट करो, नीचे कमेंट करो, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।